सुनील दत्त, बीते वक्त की कुंदन यादें। बलराज दत्त अलमारूफ सुनील दत्त ने 6 जून सन 1930 को पंजाब के शहर जेहलम के एक जरखेज गांव खुर्द में आंख खोली। इस गांव में दत्त फैमिली के आबा और अजदाद नस्लों से आबाद थे। बदकिस्मती से सुनील की पैदाइश के 5 साल बाद ही उनके वालिद दुनिया से चल बसे। उस वक्त उनकी वालिदा की उम्र बमुश्किल 23 साल थी। इस जवां उम्री में एक बड़े कुंबे का बोझ संभालना मुश्किल था, लेकिन मंगला दत्त सुनील की मां ने बच्चों की खातिर दूसरी शादी नहीं की। सुनील के चचा ने ज़मीनों का इंतज़ाम संभाल लिया था, जिससे होने वाली आमदनी से उनका घर चलता था। सुनील अपने बहन भाइयों में बड़े थे। उनकी एक छोटी बहन रानी और भाई सोमदत्त था। गांव की पगडंडियों और मट्टी से अटी गलियों में सुनील का बचपन गुजरा और इस मट्टी की खुशबू उनके दिल दिमाग में इस तरह रच बस गई कि कई सालों बाद भी वो अपनी जन्मभूमि जेहलम देखने की ख्वाहिश को न दबा सके। सन 1998 में जब नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने जनूबी एशिया के लेजेंडरी हीरो दिलीप कुमार को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ देने का फैसला किया, तो सुनील दत्त भी दिलीप साहब के साथ पाकिस्तान आए। इस दौरे में उन्होंने नवाज शरीफ से जेहलम जाने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर फौरी अमल दरामद किया गया और मुनासिब इंतजाम के बाद उन्हें अपने आबाई गांव जाने का मौका दिया गया। इस मौके पर सुनील दत्त और उनके आबाई गांव में बसने वाले लोगों के जज्बात दीदनी थे। जब 50 साल बाद सुनील दत्त ने खुद में कदम रखा तो उन्हें लगा कि जैसे अपनी मट्टी ने उन्हें जकड़ लिया हो। सुनील ने गांव के लोगों से मुलाकात की और उन बूढ़ी औरतों से भी मिले जो उनकी माँ, बहन, भाई को जानती थी और उनके साथ वक्त गुजार चुकी थी। गांव के बूढ़े मर्दों और औरतों ने जब दत्त साहब को बलिया के नाम से पुकारा तो वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सके, क्योंकि ये उनके बचपन का नाम था जो जेहलम से हिजरत के बाद साथ छोड़ गया था। पाकिस्तान की सरजमीन में जहां उनकी मां अपने जेवरात और घर का सामान छोड़कर रेफ्यूजी कैंप से ट्रक पर सवार हुई थी, तब सुनील दत्त भी अपना सब कुछ पाकिस्तान में ही छोड़कर चले गए थे। बचपन का नाम बलिया भी, जो उन्हें 50 साल बाद गांव के लोगों ने वापस किया। दत्त फैमिली की ज़मीनें, घर और जायदाद मकामी लोगों को अलॉट कर दी गई थी और ये फैमिली सन 47 के फसादात के पेश नज़र भारत हिजरत कर गई, जहां सुनील के चचा पहले से रहते थे। उन्हीं की दावत पर दत्त फैमिली ने अपना घर बार छोड़ा था और रेफ्यूजी कैंप के लिए ट्रक पर सवार हो गए थे, जहां से उन्हें भारत जाने वाले ट्रकों पर सवार होना था। जो ही ये काफिला खुद से रेफ्यूजी कैंप के लिए निकला, सुनील के चचा ने, जो उनके सरपरस्त भी थे, सुनील की वालदा से पूछा कि क्या उन्होंने अपने जेवरात साथ लिए हैं। इसके जवाब में मंगला देवी ने जवाब दिया कि वो जेवरात भूल आई हैं, क्योंकि ट्रक वाले जल्दी में थे। वो जेवरात दत्त फैमिली के असासा थे जो बरसों की एक बहू से दूसरी तक मुंतकिल होते आए थे। सुनील के चचा ने उस खानदानी निशानी को साथ ले जाने के लिए ट्रक से छलांग लगा दी और जेवरात लेकर रेफ्यूजी कैंप पहुंचने का वादा किया। 17 साला सुनील दत्त, 13 साला सोम और रानी मां के साथ रेफ्यूजी कैंप पहुंचकर चचा का इंतज़ार करने लगे, मगर गांव वापसी पर उनके चचा को मुख्तलिफ हालात का सामना करना पड़ा। मुसलमान ख़ानदान हिंदुओं के मुखालिफ हो चुके थे और बॉर्डर पार से आने वाली लाशें देखकर मुश्ताइल हो रहे थे। इन हालात में दत्त फैमिली के मुसलमान दोस्त और पड़ोसी भी कुछ मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि हिंदुओं का साथ देने या उन्हें पनाह देने वालों को भी अताब का निशाना न बनना पड़ता। लिहाजा सुनील दत्त के चचा ने जेवरात लिए और फ़ौरन खुर्द के करीब एक दूसरे गांव नवालोक में अपने दोस्त याकूब के घर पनाह ली, ताकि हालात में नरमी आने पर बाहिफाजत भारत के लिए रवाना हो सके। मगर यहाँ भी हालात कुछ साजगार नहीं थे। गांव के लोगों को मालूम था कि सुनील के चचा अपने दोस्त याकूब के घर पनाह ले सकते हैं, चुनाचे वो उन्हें कत्ल करने के इरादे से वहाँ भी पहुँच गए। मगर याकूब उनके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसने मुसलमान जुत्ते से कह दिया कि उसके मेहमान को मारने से पहले उसे हलाक किया जाए, क्योंकि कोई मुसलमान अपने घर पनाह लेने वाले को उसके दुश्मन के हवाले नहीं करता। इस जुर्रत पर याकूब को गांव वालों ने धमकाया और ताने देने लगे, मगर लाजवाब होकर चले गए। अगले रोज़ गांव वालों ने याकूब को मजबूर करने के लिए संगोई के एक तीर से दबाव डलवाने का फैसला किया, जिसकी इत्तला मिलते ही याकूब ने अपने दोस्त मेहमान को एक घोड़े पर सवार करा के रेफ्यूजी कैंप रवाना कर दिया और वादा किया कि वो खुद भी 2 रोज़ बाद हालात का जायज़ा लेने कैंप आएगा। इस तरह एक मुसलमान दोस्त की मदद से सुनील दत्त के चचा उनके पास बाहिफाजत पहुंच सके और उनकी ख़ानदानी निशानी जेवरात भी
वालदा के पास वापस पहुंच सके। सुनील जब 50 साल बाद जेहलम आए तो उन्होंने ख़ास तौर पर याकूब और उनकी फैमिली से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की, मगर गांव के लोगों ने दत्त साहब को बताया कि याकूब का इंतकाल हो चुका है और उनकी औलादें बैरून मुल्क जा चुकी हैं। याकूब के ख़ानदान से मुलाकात ना होने का उन्हें बेहद अफसोस था, मगर जाते हुए वो नवालोक में उनके नाम मोहब्बत भरा पैगाम ज़रूर छोड़ गए। पाकिस्तान से हिजरत करके भारत जाने वाली दत्त फैमिली ने डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में रिहाइश इख्तियार की। ये इलाका यमुना नगर के करीब आबाद है, जहाँ इन लोगों को ज़मीनें अलॉट हुई और रहने के लिए घर दिया गया, मगर अम्बाला में सुनील का दिल नहीं लगा। उन्होंने अपनी माँ से मुंबई जाने की इजाज़त ली, जहाँ वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के साथ काम भी करना चाहते थे। माँ ने कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि वो जानती थीं कि पाकिस्तान से भारत तक के सफ़र में बलराज ने काफ़ी कुछ सहा है। वो उनके दिल दिमाग से इस खूनरेज़ होली की यादें मिटाना चाहती थीं, जिनसे नौजवान बलराज दहशतज़दा हो गया था। वो अपने बेटे को एक नई ज़िंदगी शुरू करने की दुआ देकर बेफिक्र हो गई, क्योंकि उन्हें अपने बलराज की सलाहियत और तकदीर पर भरोसा था। मुंबई पहुंचकर सुनील को लगा कि उन्होंने दर हकीकत एक नया जन्म लिया है। नए लोग, नया माहौल, नया शहर, जहाँ नए सिरे से दोस्त बनाना थे। खुशकिस्मती से उन्हें जय हिंद कॉलेज में एडमिशन मिल गया और जॉब भी, जिससे उनके अखराजात बआसानी पूरे हो जाते थे। कॉलेज में वो कल्चर सोसाइटी के सेक्रेटरी बन गए, जिसके तहत वो ड्रामे लिखते और उनमें अदाकारी भी किया करते थे। वो एक फर्म में क्लर्क की जॉब करते थे, मगर तनख्वाह कम थी। एक रोज़ कॉलेज के ड्रामा फेस्टिवल में किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के नुमाइंदे ने सुनील की परफॉर्मेंस देखी तो उन्हें रेडियो प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। ये एक ब्रिटिश एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी जो कीमर्स के नाम से काम करती थी। इस एजेंसी को अपने एक ब्रांड शो लिप्टन की महफिल के लिए सदाकार की ज़रूरत थी, जिसे फिल्म स्टार्स के इंटरव्यूज़ करना थे। सुनील ने जब एजेंसी जाकर इंटरव्यू दिया और उन्हें तनख्वाह के बारे में बताया तो सुनील हैरान रह गए। उन्हें तवक्का नहीं थी कि इतनी जल्दी मुंबई जैसे नए शहर में वो अपनी इतनी डिमांड बना लेंगे। इस ऑफ़र से पहले वो जिस इदारे में मुलाजमत करते थे वहाँ उन्हें 100 रुपये माहवार मिलते थे, लेकिन रेडियो पर उन्हें 300 रुपये माहवार की पेशकश हुई। इस जॉब से सुनील के हालात बेहतर होने लगे। इसके अलावा वो फिल्मी सितारों की महफिलों में शिरकत करने लगे, जिससे उनके ताल्लुकात फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ते चले गए। सुनील दत्त की मेज़बानी में लिप्टन की महफिल बेहद मकबूल हुआ और चूँकि उस ज़माने में रेडियो का क्रेज़ था, लिहाजा सुनील दत्त जल्द ही सेलिब्रिटी बन गए। इस शो में उनका पहला इंटरव्यू अदाकार निम्मी के साथ था, जिससे इंटरव्यू करने की खुशी सुनील को इसलिए भी थी कि एक अरसे तक अपने कॉलेज के सामने से निम्मी को गुजरता देखकर सुनील उसके शहर में खोए हुए थे। निम्मी जय हिंद कॉलेज की लाइन में ही रहती थी। इसी लाइन में एक्टर मुकरी का घर भी था। सुनील के सामने जब ये शख्सियात मेहमान बनकर आईं तो वो ख़ुद को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान तस्वुर करने लगे। इस शो में सुनील दत्त ने दिलीप कुमार और देव आनंद जैसे सुपरस्टार्स के इंटरव्यूज़ भी किए। लिप्टन की महफिल रेडियो सैलून से ऑन एयर जाता था, जिसकी रिकॉर्डिंग मुंबई में की जाती थी। चूँकि उन दिनों तक टेप की सहूलत ईजाद नहीं हुई थी और रिकॉर्डिंग डिस्क पर की जाती थी, लिहाजा जब तक इंटरव्यूज़ की ये डिस्क सैलून नहीं पहुंच जाती थी तो सुनील ये दुआ मांगते रहते थे कहीं रास्ते में डिस्क टूट फूट ना जाए या उसे नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि डिस्क पर रिकॉर्डिंग बेहद रिस्की काम होता था। इस रिकॉर्डिंग में रीटेक्स की गुंजाइश भी नहीं होती थी कि उसे एडिट किया जा सकता। अगर आधे घंटे के प्रोग्राम के दरमियान कहीं कोई गलती हो जाती तो दोबारा नए सिरे से रिकॉर्डिंग का अमल शुरू होता था। ये खासा मुश्किल लेकिन दिलचस्प काम था, जिसे सुनील ने एंजॉय किया। रेडियो सैलून इस ज़माने में वाहिद कमर्शियल चैनल था जो आज के FM चैनल्स की तरह पॉपुलर था। सुनील की खुशकिस्मती के ऑडियो टेप की ईजाद उसी दौर में हुई और जो पहली रिकॉर्डिंग इस नए और जदीद फॉर्मेट पर की गई वो बिमल रॉय की क्लासिक फिल्म 2 बीघा ज़मीन का प्रीमियर शो था, जिसकी कवरेज सुनील ने की थी। इसी फिल्म के प्रीमियर पर सुनील और नरगिस की पहली मुलाकात हुई थी। नरगिस और राज कपूर की जोड़ी उन दिनों खूब हिट थी। जब सुनील दत्त कॉलेज के स्टूडेंट थे, उन्होंने सोचा भी ना होगा कि जिस नरगिस से बात करने के लिए वो रेडियो माइक लिए घूम रहे थे, आने वाले कल में वो उनकी शरीके हयात होंगे। लिप्टन की महफिल इख्तिताम को पहुंचा तो इस एजेंसी ने एक और रेडियो शो फिल्मी खबरें के नाम से शुरू कर दिया, जिसके लिए खबरें तलाश करने सुनील दत्त को रोज़ाना स्टूडियोज़ जाना पड़ता था।
वो फिल्म साजों और हिदायतकारों से नई फिल्मों की खबरें जमा करते और ऑन दी सेट जाकर रिपोर्टिंग करते। ये प्रोग्राम भी बेहद मकबूल हुआ। इस प्रोग्राम की रिपोर्टिंग के लिए ही एक बार सुनील दत्त ने डायरेक्टर रमेश सहगल की फिल्म शिकस्त के सेट पर विजिट किया, जहां दिलीप कुमार और नालनी जीवंत शॉट दे रहे थे। ब्रेक के दौरान रमेश सहगल ने बजाय सुनील को इंटरव्यू देने के उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिए कि क्या वो फिल्मों में काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। सुनील को ये सुनकर झटका तो लगा, लेकिन ये एक पुरकशिश ऑफर भी थी। सुनील ने हिम्मत जमा करके अपने जज्बात पर काबू रखा और रमेश को जवाब दिया कि हाँ, वो फिल्मों में काम करना चाहेंगे, लेकिन हीरो से कम किरदार उन्हें कबूल नहीं होगा। रमेश ये सुनकर खुश हुए और सुनील को स्क्रीन टेस्ट के लिए कॉल कर लिया गया, मगर सुनील स्क्रीन टेस्ट का सुनकर घबरा गए। तब रेडियो पर उनके बॉस मिस्टर चंद्रन ने उन्हें हौसला दिया कि कोई बात नहीं, वो स्क्रीन टेस्ट के लिए उनके साथ जाएंगे। सुनील ने स्क्रीन टेस्ट दिया और रमेश के जवाब का इंतज़ार करने लगे। इस दौरान 2 महीने तक रमेश और सुनील का कोई राब्ता नहीं हुआ। एक रोज़ गैर मुतवक्का तौर पर रमेश के असिस्टेंट ने सुनील को स्टूडियो में ही पकड़ा और इन्फॉर्म किया कि रमेश साहब ने उन्हें ओके कर दिया है और वो मिलना चाहते हैं। सुनील दत्त रमेश से मिलने गए तो वो एक फिल्म की ऑफ़र लिए बैठे थे और सुनील से एग्रीमेंट करना चाहते थे, मगर मिस्टर दत्त ने इस फैसले के लिए अपनी माँ से इजाज़त लेना ज़रूरी समझा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो अपनी माँ से अपनी तालीम मुकम्मल करने का वादा कर चुके हैं और ग्रेजुएशन में अभी 1 साल बाकी है, लिहाजा वो ये फिल्म साइन नहीं कर सकते। सुनील के इन ख्यालात ने रमेश सहगल पर गहरा असर किया। वो एक नौजवान की उमंगों और फैमिली वैल्यूज से क़ुर्बत रखने पर बेहद मुतासर हुए। चुनांचे रमेश ने सुनील को अपनी तालीम मुकम्मल करने का मौका दिया और वादा किया कि वो अगले साल तक सुनील का इंतज़ार करेंगे। इस तरह सुनील ने अपनी माँ की ख्वाहिश के मुताबिक ग्रेजुएशन किया और फिर उन्हीं की इजाज़त और दुआओं के साथ रमेश सहगल की फिल्म साइन की। रमेश सहगल की रेलवे प्लेटफॉर्म सुनील दत्त की पहली फिल्म थी जो 1955 में रिलीज़ हुई। इसकी कास्ट में नालनी जीवंत, जॉनी वॉकर और मनमोहन कृष्ण भी शामिल थे। मदन मोहन की मौसीकी और गीत साहिर लुधियानवी ने लिखे थे। रेलवे प्लेटफॉर्म की रिलीज़ के साथ ही सुनील दत्त का फिल्म करियर शुरू हुआ। अब उन्हें रेडियो पर मुलाजमत की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनकी एजेंसी के कोलकाता और मुंबई दफातर के इंचार्ज कर्नल निकलसन ने सुनील को मशवरा दिया कि वो फिल्म लाइन में मसरूफियत के बाद भी एजेंसी की मुलाजमत जारी रख सकता है। सुनील के लिए पुरकशिश ऑफर थी, क्योंकि रमेश सहगल की फिल्म के लिए उन्होंने 300 रुपये माहवार पर एग्रीमेंट साइन किया था, जबकि रेडियो से उन्हें 900 रुपये माहाना मिलने लगे थे। उस ज़माने में 1200 रुपये माहवार एक हैंडसम अमाउंट थी जो बहुत कम लोग कमा रहे थे। सुनील दत्त ने अपनी माहाना आमदनी को धीरे धीरे बढ़ाया और फिल्मों में इस कदर मसरूफ़ हो गए कि फिर रेडियो के लिए वक्त ही नहीं बचा। सुनील दत्त के कैरियर में माइलस्टोन का दर्जा रखने वाली महबूब खान की मदर इंडिया सन 57 में रिलीज़ हुई। अगर रिलीज़ ना होती तो शायद सुनील दत्त को वो मकाम भी ना मिलता जो उन्होंने मदर इंडिया की कामयाबी और बिरजू के किरदार में सुपर परफॉर्मेंस देने के बाद हासिल कर लिया था। मदर इंडिया ना बनती तो शायद नरगिस और सुनील दत्त की लव स्टोरी भी वजूद में ना आती। ये फिल्म ऑस्कर अवार्ड के लिए बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी के शोबे में नामजद होने का एजाज़ भी रखती है, जबकि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में होने वाले फिल्म फेस्टिवल्स में कई अवार्ड्स जीत कर लाई। क्यों रे? तू लड़कियों को छेड़ता है? मैं लड़कियों को छेड़ता हूँ? नहीं माँ। तू नदी पे गया था? नदी पर? मैं तो यहाँ हूँ माँ। कौन बोलता है? मैं बोलती हूँ। मैंने तुझको कब छेड़ा था? छेड़ा नहीं तो सांप से। सांप से बोलती है माँ, बोलती है सांप से छेड़ा था। माँ, सांप को कोई पकड़ सकता है? मदर इंडिया के बाद सुनील का जादू चल गया और वो एक से बढ़कर एक फिल्म में नजर आने लगे। जख्मी, उमर कैद और नहले पे डला जैसी कमर्शियल हिट्स ने उन्हें 70 की दहाई में राजेश खन्ना के मुकाबले डटे रहने का मौका दिया, तो सन 60 की दहाई में वो राज कपूर, राजेंद्र कुमार, देव आनंद और दिलीप कुमार से आगे निकलने की कोशिश में अपना बेस्ट वर्क शो करते रहे। कैरेक्टर्स में वैरायटी के हवाले से उनके क्रेडिट पर सुजाता, उनसे कहा था, छाया और साधना जैसी फिल्में आईं, जिनमें वो
हसास लवर के किरदार में नज़र आए तो दूसरी जानिब कॉमेडी शेड रखने वाली ऑल टाइम हिट पड़ोसन थी। ख़ानदान में दत्त ने एक माजूर शख्स का किरदार खूबी से अदा किया जो फिल्म बीनों के दिलों पर नक्श हो गया। बिमल राय की गबन, बी.आर. चोपड़ा की वक्त, गुमराह, हमराज, सवराव की मिलन, नागन, जानी दुश्मन वगैरह भी सुनील की ड्रामाई अदाकारी की वजह से याद रखी गई। संसार की दिहाई के आगाज़ में चंद ऑफ बीट फिल्म्स में भी सुनील ने अपनी अदाकारी के गहरे नक्श छोड़े, जिनमें ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो और यादें ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। सुनील दत्त को ये क्रेडिट भी जाता है कि उन्होंने मुख्तलिफ हालात और वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ख़ुद को ढाला और अपनी इमेज के साथ किरदारों में तब्दीली लाते रहे। एक तरफ तो वो यादें और मुझे जीने दो जैसी फिल्मों में दिखाई दिए तो दूसरी जानिब पड़ोसन जैसी कॉमेडी फिल्म करते हुए भी ज़रा नहीं हिचकिचाए। गीता मेरा नाम में विलन बनते हुए उन्हें कोई खौफ नहीं था कि फ़ैन फॉलोइंग को उनके इस फैसले का क्या असर पड़ेगा। बी.आर. चोपड़ा के साथ सुनील दत्त का इश्तराक 7 ज़बरदस्त फिल्मों की सूरत हुआ। इस जोड़ी की पहली हिट एक ही रास्ता सन 56 की थी, मगर इस फिल्म में सुनील दत्त ने मीना कुमारी के शौहर का मुख्तसर किरदार किया, जिसकी मौत के बाद मीना की ज़िंदगी बुहरान में आ जाती। ये मुख्तसर रोल भी सुनील के लिए अहम साबित हुआ क्योंकि सुनील ने गेस्ट अपीयरेंस में ही मेला लूट लिया। सुनील दत्त को ये क्रेडिट भी जाता है कि उन्होंने बाज़ वुमेन ओरिएंटेड फिल्मों में अपनी परफॉर्मेंस के ज़ोर पर ख़ुद को हाईलाइट किया। साधना, सुजाता और मैं चुप रहूँगी ऐसी फिल्में हैं जो फीमेल कैरेक्टर्स पर बेस्ड हैं, लेकिन सुनील अपनी अदाकाराना सलाहियत की बदौलत इन फिल्मों में ऊपर आए। बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी और बी.आर. चोपड़ा वो फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने सुनील दत्त से बिरजू के किरदार की छाप मिटाई और उन्हें अपनी फिल्मों में रोमांटिक किरदार ऑफर किए। सुजाता, उनसे कहा था, छाया, साधना वगैरह के किरदार हसास हद तक रोमांटिक थे जिनमें सुनील ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। गीता मेरा नाम और 36 घंटे एक ही साल सन 74 में रिलीज़ होने वाली 2 ऐसी फिल्में थीं जिनमें मिस्टर दत्त ने मनफी शेड रखने वाले किरदार किए, मगर ये दोनों किरदार मरकज़ी नौयत के थे। राजेश खन्ना की आमद ने सुनील दत्त को खासा डिस्टर्ब किया और राजेश खन्ना जैसे चॉकलेट हीरो की मकबूलियत ने हर लिहाज से सबसे ज़्यादा सुनील के करियर को नुकसान पहुंचाया। मगर 1973 सुनील दत्त की स्क्रीन पर धुआंधार वापसी का साल साबित हुआ। 73 और 74 में सुनील की 3 फिल्में हीरा, गीता मेरा नाम और प्राण जाए पर वचन ना जाए मुसलसल सुपरहिट हुई। 70 की दिहाई में बॉलीवुड में ज़्यादातर एक्शन फिल्म्स बन रही थी जिनमें सुनील ने डाकू के किरदारों से शोहरत हासिल की। उधर पाकिस्तान में भी इसी टाइप की फिल्में प्रोड्यूस हो रही थी जिनमें मोहम्मद अली डाकू बनते थे। इत्तेफाक है कि एक जैसी इमेज और कैरियर में स्ट्रगल के हवाले से भी मुश्तरक कदरों के हामिल मोहम्मद अली और सुनील दत्त सरहदों की कैद से आज़ाद अच्छे दोस्त भी थे। सुनील दत्त और मोहम्मद अली के डाकू के किरदारों में गेटअप और दीगर लवाजमात भी मिलते जुलते थे। इन लवाजमात में घोड़ा एक अहम मुश्तरक कदर थी। सुनील दत्त बचपन के एक वाक़े से सबक लेते हुए घोड़े से बेहद डरते थे क्योंकि एक बार बचपन में जब सुनील की उम्र 12 साल थी वो अपने चचा के घोड़े पर सवारी के इरादे से निकले थे, लेकिन उस मुँह जोर घोड़े ने उन्हें खूब भगाने के बाद एक खाई में गिराकर शदीद ज़ख्मी कर दिया था। तब से वो घोड़े के करीब नहीं जाते थे, मगर जब फिल्म में उन्हें डाकू बनना पड़ा तो घोड़े पर बैठने का खौफ दूर होता चला गया। फिर एक वक्त आया कि वो इंडस्ट्री के बेहतरीन जॉकी साबित हुए जो मुँह जोर घोड़े पर सवारी का ज़्यादा लुत्फ़ उठाते थे। 80 की दहाई के आगाज़ में नरगिस की मौत के बाद सुनील दत्त एक्टिंग और फिल्म लाइन से उकता गए थे। उसके बाद उन्होंने गिनी चुनी फिल्मों में ही काम किया। बेटे संजय दत्त को लॉन्च करने के लिए रॉकी बनाई, मगर शानदार आगाज़ के बावजूद संजय दत्त ने बाप के अरमानों पर पानी फेरते हुए मंशियात में पनाह ढूंढकर अपना कैरियर बर्बाद कर लिया। कैंसर के खिलाफ सुनील की होम प्रोडक्शन दर्द का रिश्ता एक खूबसूरत फिल्म थी, लेकिन उसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रेस्पॉन्स ना मिल सका। आखिरी बार सुनील बड़े पर्दे पर नजर आए जब पहली बार संजय दत्त और सुनील दत्त फिल्मी पर्दे पर बाप बेटे के किरदार में पेश हुए। निखिल अडवाणी की मुन्ना भाई MBBS के बाद दोनों बाप बेटा मुन्ना भाई मीट्स महात्मा गांधी में भी काम कर रहे थे, लेकिन इस बार सुनील दत्त ने संजय को मायूसी दी और बेटे के अरमानों पर पानी फेर कर
संजय की तमाम गलतियों का हिसाब चुकता कर दिया। सुनील दत्त और नरगिस का ड्रामाई मिलन भी उनकी ज़िंदगी का एक अहम बाब है, जिसका जिक्र किए बगैर बात मुकम्मल नहीं होती। जब सुनील दत्त और नरगिस की पहली मुलाकात हुई तो उन दिनों बरसात की हीरोइन राज कपूर में इन्वॉल्व थी। इन दोनों की जोड़ी हिट थी और कैमरे के पीछे का ताल्लुक भी काफ़ी मजबूत था, लेकिन राज कपूर शादी का फैसला करने से हिचकिचा रहे थे। इस ताख़ीर ने नरगिस को सोचने पर मजबूर कर दिया और जब मदर इंडिया के सेट पर एक ड्रामाई वाक़या पेश आया तो नरगिस के दिल में सुनील दत्त का चेहरा समा गया, जो बिला खौफ व ख़तर एक लड़की को बचाने के लिए आग में कूद पड़ा था। ये मंजर फिल्म में ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ मौजूद है। नरगिस को यकीन नहीं था कि वो बच गई हैं। सुनील दत्त को ज़्यादा ज़ख्म आए थे, लिहाजा फ़ौरन मेडिकल एड का बंदोबस्त किया गया। ये वाक़या नरगिस के दिल की दुनिया बदल गया। अब इस फ्रेम में सुनील की तस्वीर थी, जहां कभी राज कपूर साहब अपनी छतरी के साथ विराजमान थे। 11 मार्च 1958 को दोनों ने शादी कर ली और मरते दम तक साथ निभाने की जो कस्में दोनों ने खाई थी, उस वादे को वफा भी किया। नरगिस के कैंसर की तशख़ीस के बाद सुनील ने अपनी तमाम जमा पूंजी बीवी के इलाज पर लगा दी और इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें इलाज के लिए दुनिया भर के डॉक्टर्स के पास लेकर गए, मगर ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मौत ज़िंदगी से जीत गई। सुनील हार गए। ये वो पहली शिकस्त थी जिसने सुनील को अंदर से किरची किरची कर दिया, मगर औलाद के लिए वो अपने दुखों को कभी ज़बान पर नहीं लाया। दोनों बेटियों प्रिया और नम्रता की शादियां की उसी धूमधाम से की जिसकी ख्वाहिश नरगिस ने की थी। तकदीर ने इन्हें दोनों दामाद ओवेन रंगून जूनियर और कुमार गौरव भी ऐसे अता किए जिनसे मिस्टर दत्त को कभी कोई तकलीफ और दुख नहीं पहुंचा। अगर नरगिस जिंदा होती तो वह अपनी बेटियों के लिए ऐसे ही रिश्ते तलाश करने की कोशिश करती। सुनील और नरगिस जोड़ी इस धरती का एक अनोखा मिलाप कही जा सकती हैं, जिसमें एक फरीक हिंदू था और दूसरा मुस्लिम। यही नहीं, दोनों अलग मिजाज, अलग शनाख्त और मुख्तलिफ फैमिली बैकग्राउंड से मुताल्लिक होने के बावजूद यकजान थे। सुनील दत्त एक गैर मुतनाज़िया, मकबूल आम और हर दिल अजीज़ शख्सियत थे, जिनके सियासी मुखालफिन और हरीफ तो बहुत सारे थे, लेकिन ये तमाम मुखालिफिन भी बहैसियत इंसान उनके जज्बात और समाजी खिदमात की कदर करते थे। उनके चाहने वाले सुनील दत्त जैसे इंसान दोस्त के दुनिया से चले जाने पर अफसुर्दा ज़रूर हुए, मगर वो अपने लाजवाल किरदारों की सूरत में पर्दा सीमी पर हमेशा ज़िंदा रहेंगे।